हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज हब। 2026 के यूपीएससी कैलेंडर के साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज टू 2026 के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कि अभी अपने प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज में हैं या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि प्रिपरेशन स्टार्ट की कैसे जाए। क्या वो सही तरीका है जिसके थ्रू अगर आप प्रिपरेशन, जिस स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो न सिर्फ एक इफेक्टिव प्रिपरेशन होगी पर आपका सिलेक्शन विद इन दिस 1 ईयर्स टाइम पॉसिबल हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे सुना होगा, जितने भी वीडियोस आपने देखे होंगे, टॉपर्स के टॉक्स सुने होंगे, आपने देखा होगा हर कोई पीवाईक्यू एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है। पर पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब क्या है? जब कोई टॉपर आपको कहता है कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका उसको लेकर एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो उसका मतलब वो लोग समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे में पीवाईक्यू एनालिसिस या तो वो करते ही नहीं है, और अगर करते हैं तो उसको एक सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से उसका जितना फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए और प्रिपरेशन का जो एक लेवल होना चाहिए वो नहीं रीच कर पाते। और ऐसे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद में भी वो 2-3 अटेम्प्ट्स तक यही नहीं समझ पाते कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। तो ऐसे में आज का हमारा वीडियो पीवाईक्यू एनालिसिस की उन बारीकियों के बारे में आपको बताएगा, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि एग्ज़ाम के लिए इसको करने का सही तरीका क्या है और उसके थ्रू इफेक्टिव प्रिपरेशन की कैसे जाए। फिर चाहे आप किसी कोचिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही क्रूशल होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस आखिर होता क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब है यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बारी देख लेना है या फिर उनको सॉल्व करना है। तो लेट मी बी क्लियर हियर कि पीवाईक्यू एनालिसिस रीडिंग और सॉल्विंग नहीं होता है। पीवाईक्यू एनालिसिस में एक्चुअली हम लोग जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे गो थ्रू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किसी टॉपिक का किस तरीके का वेटेज होता है। इन शॉर्ट, ओवरऑल एग्जाम की एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस आखिर करना क्यों होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पीवाईक्यू एनालिसिस हम एग्ज़ाम को डिकोड करने के लिए करते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू आप ये समझ पाते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, किस टॉपिक पे किस तरीके का एम्फेसिस है, हमें किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, ओवरऑल एग्ज़ाम की नीड क्या है, उस पर्टिकुलर स्टेज की नीड क्या है, वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस हम एग्ज़ाम को डिकोड करने के लिए करते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, पीवाईक्यू एनालिसिस पैटर्न्स और ट्रेंड्स को रिवील करने में हेल्प करता है। जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किसी साल में कितने क्वेश्चन आए थे, ताकि हम ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएँ कि उस पर हमें कितना टाइम और कितना एम्फेसिस देना है। या फिर हम ये देख पाते हैं कि ओवरऑल इसका ट्रेंड किस तरीके से रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे मोल्ड करना है। आगे आने वाले टाइम में जब हम एग्ज़ाम देंगे तब उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे किस तरीके के और कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, वो हम इसमें बेटर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस बेसिकली आप एग्ज़ाम का पैटर्न और ट्रेंड समझने के लिए भी करते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पीवाईक्यू एनालिसिस से हम टॉपिक्स, जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको फिल्टर कर पाते हैं। जैसे 2024 में एक क्वेश्चन आया था, इट वाज रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसी तरीके से 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था विच वाज अगेन रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इंसोलेशन कितना आ रहा है, किस तरीके का, तो सन से जो रेडिएशन हम रिसीव कर रहे हैं उसके अराउंड ये क्वेश्चन था। इसी तरीके से सेम लाइंस पर 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था, इट वाज आल्सो रिलेटेड टू इंसोलेशन। तो जो सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन एंड हीट बजट के अराउंड आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो यानी कि ये एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक हो गया। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार हीट बजट और इंसोलेशन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पीवाईक्यू एनालिसिस हमें हेल्प करता है एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में कि किसी टॉपिक पर किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें उसका इंपॉर्टेंस वहाँ से समझ में आता है। तो रेलेवेंट टॉपिक्स रिड्यूस करने में यह हमें हेल्प करता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यूपीएससी में ऑलमोस्ट हर साल आपको शेड्यूल्स के अराउंड क्वेश्चन मिलेंगे। तो शेड्यूल्स की एक प्रॉपर लिस्ट होती है, जो जब आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके अराउंड आप एक शेड्यूल्स का भी प्रॉपर लिस्ट आप देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शेड्यूल किस टॉपिक से रिलेटेड है, कौन से अमेंडमेंट उसमें हुए, किस अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ या फिर उसमें किस तरीके के चेंजेस हुए। ये सारी टाइप की चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। तो यानी जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सेलिएंट फीचर्स में आपको बाकी के फीचर्स कितने पता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने शेड्यूल्स प्रॉपरली कर लिए हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में उस पर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट तय है कि आएगा। इसी के साथ पीवाईक्यू एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू अंडरस्टैंड एग्जामिनर्स माइंडसेट। कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम एग्जामिनर क्या सोच के साथ में वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, किसी टॉपिक को वो किस तरीके से देखता है, ये चीज़ें हमें समझ में आती है जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं। जैसे 2023 में एक क्वेश्चन था अराउंड चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो जब आप नॉर्मली क्या होता है, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आपका मेजर फोकस होता है आर्टिकल्स को याद करने में, सारे अमेंडमेंट्स को याद करने में। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल उसके बेसिक से क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता ही क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो यानी कि आपको सिर्फ रटाफिकेशन नहीं करना है। आप जब पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तब आपको उसका बेसिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, डेफिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से मुझे उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, वो चीज़ें भी समझ में आएंगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था 2021 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे, 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे फिर से क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट के, उनके अराउंड भी क्वेश्चंस होते हैं। तो यानी कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके बेसिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके अलावा पीवाईक्यू एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके फोकस को शार्पन करता है और हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना सिखाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें समझा देता है कि किसी टॉपिक में हमें कितना डेप्थ में जाना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सी ऐसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें चाहिए। तो उस टाइप की इंपॉर्टेंस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड आपको बेहतर समझ में आती है जब आपका पीवाईक्यू एनालिसिस ऑन पॉइंट होता है। तो वो आपके फोकस को शार्पन करने का काम करता है। इसी के साथ में जब आप प्रिपरेशन के साथ में पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया, उसके बेसिस पर आपने टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया। अब नाउ जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बेटर समझ में आता है कि आप यूपीएससी स्टैंडर्ड तक उस टॉपिक को प्रिपेयर कर पाए हैं या नहीं। तो इसलिए पीवाईक्यूज़ आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस सही तरीके से किया है तो आप एग्ज़ाम को पूरी तरीके से समझ जाते हो और आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर एग्जैक्टली कितना टाइम स्पेंड करना है। नहीं तो आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखते होंगे जो कि 2-2 साल से लगे हुए हैं और अभी तक शायद उन्होंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक ही सब्जेक्ट में 3 से 4 महीने का टाइम स्पेंड कर देते हैं और फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उनको समझ में आता है कि यार हमने बहुत सारे सब्जेक्ट को सिग्निफिकेंट टाइम दिया ही नहीं, और इस वजह से उनकी प्रिपरेशन वीक रहती है और वो एग्ज़ाम को क्लियर ही नहीं कर पाते। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे ये समझ लेते हैं कि ऐसे कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, चाहे वो बिगनर हो। कई सारे एस्पिरेंट्स जो कि 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट स्टिल वो इस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो एक इफेक्टिव प्रिपरेशन और एक वो सक्सेस गारंटी वाली प्रिपरेशन जो होती है वो नहीं कर पाते। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेजर स्टूडेंट्स करते हैं ये वाली गलती, दैट इज़ या तो वो प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज़ को बहुत लेट सॉल्व करते हैं या फिर बहुत शुरू में कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज़ को बहुत लेट इनकॉर्पोरेट करते हो तब उनको इफेक्टिवली करने के बाद में भी आप उनको, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा है तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। और अगर आप प्रिपरेशन में बहुत स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज़ देख लेते हो और उनको बार बार गो थ्रू नहीं करते, आप अपनी प्रिपरेशन का उसको एक पार्ट नहीं बनाते हो, तो क्या होता है कि आपने शुरू में अगर पीवाईक्यूज़ देख भी लिए हैं तो लास्ट तक आते आते तक पहले सब्जेक्ट तक हो सकता है कि आपको उसका बेनिफिट मिले, पर कमिंग सब्जेक्ट्स में दूसरे तीसरे सब्जेक्ट के बाद तो आप बिल्कुल पीवाईक्यूज़ को यूज़ ही नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो एनालिसिस आपके माइंड में रहता ही नहीं है। तो इस तरीके से ये टोटल टाइम वेस्ट हो जाता है।
सेकंड गलती जो कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं, दैट इज़ वो PYQs को सॉल्व करने के लगते हैं, ना कि उसको एनालाइज करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप प्रिपरेशन में बहुत जल्दी की स्टेज में, मतलब एट द वेरी बिगिनिंग PYQs को सॉल्व करने लगते हैं, तो क्या होगा कि आपके मन में PYQs की वजह से UPSC को लेकर एक डर बैठ जाता है। आपको लगता है कि यार ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्जाम है एंड मुझे बहुत सारा कुछ है जो कि नहीं आता है। इस वजह से हम हमेशा एक सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, एक फोमो रहता है और हमें लगता है कि यार मैं जो ये बुक पढ़ रहा हूँ ये तो सफिशिएंट नहीं है, मार्केट में और भी कुछ अवेलेबल है वो भी पढ़ लेता हूँ। और इस तरीके से हम एक ही टॉपिक पर 10-10 बुक्स तक पढ़ लेते हैं और उसकी वजह से वो एक सब्जेक्ट ही हमारा फिनिश नहीं हो पाता। तो एग्ज़ाम का जो पूरा टाइमलाइन है, प्रिपरेशन का जो पूरा टाइमलाइन है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है और उसकी वजह से एक इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन नहीं हो पाती, राइट। जो थर्ड मेजर मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं, वो केवल रिपीटेड क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं और उसकी वजह से जो यूपीएससी के ट्रेंड में चेंजेस आ रहे हैं, जो नए टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, उन पर उनका फोकस ही नहीं जाता। और इस वजह से क्या होता है कि तैयारी एक हाफ टाइप की तैयारी हो जाती है। वो 50% तैयार है क्योंकि उन्होंने रेलेवेंट टॉपिक पढ़ लिए, बट 50% उनका फोकस क्योंकि नए चीज़ों पर नहीं था, नए तरीके के क्वेश्चंस पर नहीं था, चेंजेस जिस तरीके के हो रहे हैं, करंट अफेयर्स में किस तरीके की बातों पे आप फोकस कर रहे हैं, बेसिक्स किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों पे फोकस ना करने की वजह से वो प्रिपरेशन आधी अधूरी सी रह जाती है। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम या फिर एक मेजर मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज़ वो कैटेगराइज नहीं करते हैं PYQs को टॉपिक्स और थीम्स के बेसिस पर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ओवरऑल एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू तो ले लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके का ट्रेंड तो उनको समझ में आ जाता है, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक में भी क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के थीम्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उन पर उनका फोकस नहीं होता। और इस तरीके कैटेगराइजेशन ना करने की वजह से बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इवन कैटेगराइजेशन नहीं होने की वजह से जब आप टॉपिक को पढ़ने के बाद PYQ को रिविजिट करना भी चाहते हैं तो आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बार बार क्वेश्चन से गो थ्रू करना, उसमें से रेलेवेंट क्वेश्चन को ढूंढना और उसको सॉल्व करना एक बहुत ही टाइम टेकिंग लेंथी प्रोसेस हो जाता है, जो कि कुछ टॉपिक्स तक तो शायद आप करते हो, फिर उसके बाद करना बंद कर देते हो। तो इस तरीके से PYQs का जो पर्पस है वो पूरी तरीके से डिफीट हो जाता है। इसके अलावा जो एक मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, दैट इज़ PYQs को रिविजिट नहीं करते हैं बिफोर द एग्जाम। उन लोगों को लगता है कि यार PYQs का काम तो हो गया, वो क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है, और तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि PYQs को सॉल्व नहीं करते एग्जाम के पहले। अगर आप एग्जाम से पहले पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को करके जाएंगे तो एक तो ये गारंटीड है कि आपने यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को उस टाइम में सॉल्व किया है, तो आपका ब्रेन उस तरीके से वर्क कर रहा होता है, आपको ये समझ में आ रहा होता है कि यार मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पर है, मैं टॉपिक्स को उसकी लैंग्वेज से फेमिलियरिटी और उस पेपर का जो लुक एंड फील होता है उससे आप बहुत फेमिलियर हो जाते हो, और उसकी वजह से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इवन जो एग्ज़ाम के अराउंड जो एंग्जाइटी और डर रहता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द राइट वे टू डू PYQ एनालिसिस। PYQ एनालिसिस केवल यूपीएससी के पुराने पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर हम बैठ गए और उनको हम एनालाइज कर रहे हैं, एक अलग सेपरेट प्लेस पर हम अपना एनालिसिस बना रहे हैं, इस तरीके से करने से नहीं होता है। आपके पास में यूपीएससी का सिलेबस होना चाहिए, और उसके साथ अगर आपकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का डिकोडेड सिलेबस आता है या फिर माइक्रो टॉपिक्स की लिस्टिंग आपको मिल जाएगी, आप उनको ले सकते हैं। तो आप माइक्रो टॉपिक लेवल पर जाइए और उसका जब PYQ एनालिसिस आप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो सिलेबस में ही आप चाहिए कि आप मार्क करते जाएं, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, और दूसरा हमारे पास कोई भी डिकोडेड या फिर सब टॉपिक या माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग ऑफ यूपीएससी सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कि हमें इसमें करना क्या है। तो इस तरीके से आप किसी भी का एक सब टॉपिक लिस्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस में इस तरीके से लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। बट अब इसमें कवर क्या क्या होगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने टॉपिक्स को दे दिया है आपको कि आपको 1773 से लेकर 1947 का जो एक्ट है, तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में आप डिफरेंट जो एक्ट्स आए हैं वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सेलियंट फीचर्स है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फेडरल नॉन फेडरल फीचर्स है। इस तरीके से ये पूरा लिस्ट है जो कि आपके पास होना चाहिए या फिर आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है।
तो इस तरीके की कोई भी एक सब टॉपिक लिस्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इसी में आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स भी एक टॉपिक है जो कि इस पर्टिकुलर जो यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है, फीचर्स एंड अमेंडमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, उसके अंदर हम कवर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऐसा स्पेसिफिकली कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर आप इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करते हो। तो अब जब हम फंडामेंटल राइट्स सुनते हैं या देखते हैं, तो आप देखोगे कि अगर लेट्स से आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो इसमें इतने सारे मतलब इतने बड़े सारे पेजेस का एक बड़ा सा चैप्टर है, इतने सारे प्रोविजंस है, उनके क्लॉजेस है, सब क्लॉजेस है, और उसके साथ में उनके एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही में फंडामेंटल राइट्स करंट अफेयर्स में भी काफ़ी हद तक बना रहता है। तो अब इतना सारा कुछ पढ़ना है सिर्फ एक टॉपिक पर, तो ऐसे में हमारा अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किया हुआ होगा तो हमें इसको भी फर्दर नैरो डाउन करने में और साथ ही में वो इम्पोर्टेंस बिल्ड करने में, समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन से पार्ट्स पे आपको फोकस करना है, कितने आपको मतलब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को आर्टिकल्स पता होने चाहिए या उनके क्लॉजेस, सब क्लॉजेस तक भी मुझे पता होने चाहिए, एक्सेप्शंस, उनमें डेफिनेशंस, करंट अफेयर्स का क्या काम करना है, वो सारी चीज़ों के अराउंड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। और ये सब कुछ आप इसी एक डॉक्यूमेंट में कर पाएंगे। तो आज इसके आगे जो हमारी जर्नी रहने वाली है इस वीडियो में, वो एक ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी है। तो इससे पहले आपने कितना फोकस किया इस वीडियो पे, वो एक तरफ, बट अब आपका फोकस पूरी तरीके से इसी वीडियो में होना चाहिए और एंड तक आप इसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आप वो मास्टर डॉक्यूमेंट अपने लिए क्यूरेट कर पाए और समझ पाए कि एग्ज़ाम को चाहिए क्या। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू फंडामेंटल राइट्स एंड लेट्स सी कि किस तरीके के क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2024 में एक क्वेश्चन आया था, इट वॉज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, और यहाँ पर आपको आर्टिकल्स के नंबर्स दिए थे और उसके अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछा था। यानी कि आपको एग्जैक्टली राइट से रिलेटेड आर्टिकल के नंबर पता होने चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी तरीके के सब क्लॉजेस की बात नहीं हुई है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 2023 में एक क्वेश्चन आया था, इट वॉज रिलेटेड टू रिजर्वेशन, जो कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर आता है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था और उसमें आर्टिकल 335 के थ्रू किस तरीके से लिमिटेशन लगाई गई हैं, उसमें क्या लिखा गया है, क्या डिफाइन करता है, वो सब टाइप पे क्वेश्चन था। तो यानी कि आपको ना सिर्फ आर्टिकल और सब क्लॉज तक पता होना चाहिए, पर उसी के साथ में अगर उससे रिलेटेड कोई तरीके के रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन है या फिर कोई एक्सेप्शंस है तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, उनमें अगर कोई तरीके का लीगल टर्मिनोलॉजी अगर यूज़ हुई हुई है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो टाइप तक भी हमें पढ़ना है, सिर्फ आर्टिकल रटने से काम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे 2021 में देयर वाज अगेन अ क्वेश्चन अराउंड राइट टू प्राइवेसी। 24 में भी क्वेश्चन था, 21 में भी क्वेश्चन था। तो अगर किसी ने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत आसान था। 24 में वो 21 के क्वेश्चन को देखने के बाद में उस क्वेश्चन को डेफिनेटली 100% वो सही करता। तो इसी तरीके से 2021 में क्वेश्चन था जुडिशियल कस्टडी के अराउंड। तो आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स का जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें इस तरीके के टर्म्स बहुत बार आएंगे कि जुडिशियल कस्टडी में ये हो सकता है या नहीं, या फिर रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, इस तरीके का बहुत सारे टर्म्स आएंगे आपके नज़र में। तो आपको उनको ना सिर्फ पढ़ना है पर उसको समझना भी है, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो राइट किस तरीके से वर्क करता है, क्या लिमिटेशन है उसकी, वो सब टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो सिर्फ हमें ऐसा पढ़ नहीं लेना है कि बस हाँ ठीक है ये वाला राइट जो है ये इनको अवेलेबल होता है और इनको नहीं अवेलेबल होता है और इसके ये एक्सेप्शन है, सिर्फ इतना सा पढ़ने से नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से 2021 में एक और क्वेश्चन था जो कि प्रिजनर्स और उनके राइट से रिलेटेड था। ठीक है, तो पेरोल पे वो कैसे रिलीज होते हैं, क्या होता है, तो ये भी आपके फंडामेंटल राइट में एक राइट के अंदर लिखी हुई होती है। अब आपको जब आप उस राइट को पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो यानी कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं या फिर बस पढ़ के छोड़ देते हैं और इनके फर्दर डेप्थ में नहीं जाते। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो उसमें कॉन्सेप्ट्स है, छोटे छोटे डेफिनेशंस हमें पता होने चाहिए, हमें पर्टिकुलर सिनेरियो में वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन पार्ट भी जो है वो चीज़ें हमें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इसी तरीके से 2021 में एक और क्वेश्चन था, इट वाज रिलेटेड टू कि जो भी डिस्क्रिशनरी पावर्स है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, वो कौन सा आर्टिकल है जो उनको रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अब ये दूसरी तरीके से पूछा गया था कि अगर वो जो है अनकंट्रोल हो जाएंगी तो वो किसको वॉयलेट करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर भी एप्लीकेशन पार्ट जो है वो पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल अप्लाई हो रहा है, कौन सा फंडामेंटल राइट
किस चीज़ के लिए है और उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड हुई कि हमें आर्टिकल्स तो पता होने ही चाहिए, पर उसके साथ में उसके एप्लीकेशन को भी हमें फोकस करना है। साथ ही में आप एक बात नोट करेंगे कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अराउंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, तो आपको ये ज़रूर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, राइट। साथ ही में आप देखोगे कि 2021 में एक और क्वेश्चन था रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। उसी के साथ में 2020 में भी फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन था, 2019 में भी एक क्वेश्चन था, 2018 में भी क्वेश्चन था। तो यानी कि फंडामेंटल राइट इज़ वन ऑफ सच टॉपिक्स जो कि आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। प्रीलिम्स में उस पर हर साल क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो अब जो हमने अभी PYQ एनालिसिस या प्रीलिम्स के अराउंड जो एनालिसिस किया है, उससे हमने क्या चीज़ें सीखी हैं और उनको किस तरीके से हम अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए फंडामेंटल राइट, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। प्रीलिम्स के लिए हम P मार्क करेंगे और मेंस के लिए अगर ये इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ पर हम M मार्क करेंगे, ठीक है। साथ ही में हम इसको एक स्टार रेटिंग भी देंगे ताकि हम ये समझ सकें कि ये एग्जाम के लिए कितना सिग्निफिकेंट है। तो मैं यहाँ पर इसको 5 स्टार मार्किंग दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि इससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं और किसी साल में इसी पर्टिकुलर टॉपिक से 2, 3, 4 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। तो यानी ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए मैं इसको 5 स्टार मार्किंग दे रही हूँ। कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिससे 2-5 साल में कोई एक क्वेश्चन आया है या फिर क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अगर 1-2 क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको 1 स्टार 2 स्टार तक मार्किंग दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो उस पर आप स्टार मार्किंग नहीं देंगे और साथ ही में प्रीलिम्स और मेंस टाइप का कुछ उस पर नहीं लिखेंगे, राइट। नाउ लेट्स सी कि इस डायमेंशन जो हमने समझे उनको किस तरीके से हमें इनकॉर्पोरेट करना है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ही आप लिखेंगे आर्टिकल्स हमें पता होने चाहिए, और उन आर्टिकल्स में भी हमें 2-3 आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21, इनके अराउंड हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए क्योंकि इन पे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके साथ में मुझे जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, मुझे डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और साथ ही में एप्लीकेशन पार्ट जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। तो प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये एनालिसिस देखते ही आपको सब कुछ क्लियरली याद आ जाएगा और आप उस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे, राइट। नाउ लेट्स सी कि मेंस में क्या ये टॉपिक सिग्निफिकेंट है, और अगर है तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट से 2024 में एक क्वेश्चन था, इट वाज अराउंड आर्टिकल 21, DNA टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन वूम टू एस्टैब्लिश इट्स पैटर्निटी। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था। 2023 में एक इसके अराउंड काफ़ी सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक एक वर्डिक्ट आया था, जो टेस्टिंग करते हैं DNA टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन वूम, तो वो उनके जो राइट है फंडामेंटल राइट उसको हिंडर करता है, उसके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि उनका खुद का से नहीं होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था और इस पर 2024 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइट। तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज़ यहाँ से समझ में आई, और उसी के साथ में आर्टिकल 21 जो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट था वो मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यहाँ से समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 2023 में भी क्वेश्चन था, इट वॉज रिलेटेड टू अगेन आर्टिकल 21। एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंस रख रहा है यहाँ पे। हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इस राइट का क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी किस तरीके से लिमिट करता है या फिर जो है कंपेल करता है टू मेक सर्टेन प्रोविजंस फॉर इट्स सिटीजन्स, और सोसाइटी को ओवरऑल किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, वो सारी टाइप की चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़कर, यानी कि आर्टिकल 21 का एप्लीकेशन पार्ट हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओके। इसी तरीके से 2022 में एक और क्वेश्चन था, राइट टू ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। तो राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो वो लिमिटेशन क्या है, वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, किस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो अप्लाई होती हैं, वो सब टाइप का क्लैरिटी होना चाहिए, राइट। तो आप देखते हैं कि इसको हम अपने सिलेबस में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक हमने बिल्ड करी। तो हमने देख लिया था कि प्रीलिम्स में किस तरीके का सिग्निफिकेंस है। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर मेंस के लिए M मार्क करेंगे, क्योंकि मेंस में इसमें लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इसको 4 स्टार 5 स्टार टाइप दे दूंगी। इसी के साथ में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी कि मेंस के लिए आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी के साथ में उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन पार्ट है वो मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
साथ ही में अगर किसी आर्टिकल से रिलेटेड किसी तरीके के लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शंस है तो वो मुझे पता होने चाहिए, और उनका क्या कंडीशंस है, कि क्यों अप्लाई किया जाता है, वो सब टाइप का एक प्रॉपर एनालिसिस मेरा तैयार होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर करना है। ये टाइप का क्लैरिटी मेरा बिल्ड होता है। तो अब मेरा फंडामेंटल राइट्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है, सिलेबस में ही मैंने मार्क कर दिया है। तो अब क्या होगा कि जब मैं ये टॉपिक पढ़ूंगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस टॉपिक को समझना, उस अकॉर्डिंगली पूरे चैप्टर में मेरा एम्फेसिस कहाँ होना चाहिए, कौन से आर्टिकल्स के बारे में मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए, वो सब टाइप की क्लैरिटी मेरी रहेगी। तो मैं सारे आर्टिकल्स एक तरीके से नहीं पढ़ूंगी, आर्टिकल 12 से लेकर 32, 40, 50 जितने आर्टिकल है वो सारे पता चल रहा है कि मैं एक ही लय में पढ़ रही हूँ, तो वो सब कुछ याद रख पाना इम्पॉसिबल है, और एक टाइम के बाद में इतना बर्डन क्रिएट हो जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर अब मैंने 3-4 आर्टिकल्स जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, उनको मैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर करूँगी। रिमेनिंग आर्टिकल्स डेफिनेटली मैं पढ़ूंगी और उनको एक लेवल तक मेमोराइज करने का भी काम करूँगी, पर इन टॉपिक्स पर मेरा कंपेरेटिव एम्फेसिस ज़्यादा रहेगा। राइट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग और बेहतर तरीके से बिल्ड हो पाए। सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आप जब एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर हमें प्रेसिडेंट पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि प्रेसिडेंट पे किस तरीके के क्वेश्चन आए और उन्हें हमें किस तरीके से अपने सिलेबस का पार्ट बनाना है। राइट, तो 2023 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर क्वेश्चन था। 2023 में एक क्वेश्चन और था जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर था। जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कैसे नल एंड वॉइड मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो उस टाइम पे वो डिसीजन लेते हैं उसका क्या होता है, कोई बिल अगर पास हुआ है तो उसका क्या होगा, तो इस तरीके का, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन और उसके इम्पैक्ट, वो टाइप का क्वेश्चन था यहाँ पे एक। और दूसरा जो क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू जो उसका इलेक्टोरल पूरा सिस्टम है कि क्या कॉम्पोजिशन रहता है, कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता, उसके अराउंड आपको क्वेश्चन मिला था, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसका, उस पर क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे 2018 में भी एक क्वेश्चन था दैट वाज अगेन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हेयर ऑल्सो जो वोट वैल्यू है उसके अराउंड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर भी आपको कॉम्पोजिशन, वोट वैल्यू और के अराउंड आपको जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए था, और उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। 2012 में उससे पहले क्वेश्चन आया था दैट वाज कि प्रेसिडेंट की जो पावर होती है या ड्यूटी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट, कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो पार्लियामेंट के आगे उसको रखनी होती है, उस पर क्वेश्चन था। बट उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जितने भी क्वेश्चन आए दैट वाज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका क्या सीधा साधा मतलब है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एक प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर हम प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें बाकी का कुछ आता हो या नहीं आता हो, बट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसका जो पूरा प्रोसीजर है, उसका जो इम्पैक्ट है, किसका क्या से रहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उस टाइप का पूरा एनालिसिस हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसको सिलेबस में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो प्रेसिडेंट का जो ये टॉपिक है इसमें हमने देखा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे तो हमने उसके लिए पी मार्क कर दिया। फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 2023 में हमने देखा था कि 2 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 2018 में क्वेश्चन था और फिर 2012 में क्वेश्चन था, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको 3 स्टार मार्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2023 इटसेल्फ में 2 क्वेश्चन आ गए थे इस पर, और इसमें हम साथ में मार्क करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इलेक्शन में भी मुझे उसका प्रोसीजर, वोट वैल्यू, साथ ही में जो उसका इम्पैक्ट है या फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो से है, उन सब टाइप की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्शन कैसे होगा, कौन वोट देगा, कितना वोट का वैल्यू होगा, और साथ में इलेक्शन होने के बाद में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, वो सब टाइप की चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि मेंस में इस पे क्वेश्चन आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो किस टाइप के और किस फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेंस में अगर आप देखेंगे 2022 में एक क्वेश्चन था दैट वाज अगेन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। उस टाइम पे फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे और इंडिया में भी इलेक्शन होके ही चुका था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर भी जो हमें प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए, और उसका साथ में अगर ग्लोबल लेवल पर कहीं पे कुछ और हो रहा है, कोई और डेमोक्रेसी में इस तरीके का काम हो रहा है तो उनके बारे में भी, उनके प्रोसीजर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से 2018 में एक क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का, जो यानी कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, उसके बारे में था कि किन सर्कमस्टांसेस में वो लगाई जा सकती है और उस कंडीशन में होता क्या है।
ठीक है, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, वो चीज़ पे क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमें उसकी इमरजेंसी वाली जो पावर है उसके बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, 2024 में एक क्वेश्चन था, दैट वाज कम्यूटिंग डेथ सेंटेंसेस से रिलेटेड, यानी कि पार्डनिंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन था, राइट। तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2014 में क्वेश्चन था, फिर उसके बाद 2018 में क्वेश्चन था, अब 2022 में क्वेश्चन था। तो ऑलमोस्ट 3-4 साल का गैप बना रहता है। सारी माइन्यूट पावर्स आपको ना भी पता हो, बट ये पार्डनिंग की एक मेजर पावर होती है और उसके अलावा एक एमरजेंसी की मेजर पावर होती है, क्योंकि एमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं नेशनल लेवल पर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या क्या कंडीशन मतलब चेंजेस आते हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वो सब कुछ हमें प्रिपेयर करना होता है इसके अराउंड। तो इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे सिलेबस में। तो हमने देखा कि मेंस में इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। पिछले 2014 से लेकर अभी 24 तक 10 सालों में करीब 3 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको 2 स्टार टाइप मार्किंग दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोविजंस हमें पूछे गए थे, दैट इज़ एक तो इलेक्शन में भी जो कंपैरिजन है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ में। उसके अलावा मुझे एक तो पार्डनिंग पावर, अब जब मैं पार्डनिंग पावर प्रिपेयर करूँ तो उसके साथ में मैं उसके गवर्नर से कंपैरिजन भी प्रिपेयर कर लूँ, और साथ ही में मुझे इससे रिलेटेड जो इमरजेंसी वाली पावर है वो पता होनी चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ है जो कि इम्पॉर्टेंट है। 2 स्टार ही है, इसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हर पावर को लेकर और हर प्रोविज़न को लेकर हम इसमें लग गए हैं, बट अगर कुछ या तो करंट अफेयर्स के अराउंड इसमें चल रहा है तो हम उसको प्रिपेयर करेंगे, या फिर ये जो 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रेसिडेंट के, उनको हम प्रिपेयर कर लेंगे, तो हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक प्री और मीन्स के हिसाब से पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ काम आपको करना है अपने सिलेबस पे। जब आप अपने सिलेबस में माइक्रो टॉपिक्स की लिस्टिंग पे इस तरीके से एनालिसिस कर लेंगे तो ये आपका एक मेजर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, और ये आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन गाइड करता रहेगा और आपको आपके पाथ से भटकने नहीं देगा। ठीक है, अगर आप अपनी प्रेपरेशन में इस तरीके के स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करने वाला हो और टाइम एंड अगेन ये जो करेक्टिव मेजर्स है या फिर राइट स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपके लिए बिल्ड की जाए, ये कोई आपके लिए कर दे, तो इसके लिए सिविल सर्वेंट्स हब जो है वो स्मार्ट एस्पिरेंट प्रोग्राम लेकर आया है, जो कि आपको प्रिपरेशन जर्नी में इस तरीके के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे। साथ ही में हमारे मेंटोर्स आपको वीकली असेस करेंगे और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक रखते हुए ये देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑन ट्रैक है या नहीं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर राइटिंग वगैरह में क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे आप पे फोकस करेंगे। साथ ही में एक प्रॉपर शेड्यूल कैसे मेंटेन किया जाए, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट है, आपने जस्ट स्टार्ट किया है, आप प्रिपरेशन के किसी भी फेज में हैं, तो आपको उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उन पर गाइड करेंगे, और साथ ही में उनको रेक्टिफाई करते हुए किस तरीके से एक शॉर्ट सक्सेसफुल होने वाली जो प्रिपरेशन है वो कैसे इंश्योर की जाए, उस चीज़ पर वो आपको गाइड करेंगे। तो एक स्मार्ट एस्पिरेंट प्रोग्राम है सिविल सर्वेंट हब का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर फर्दर इंक्वायरी के लिए आप इस दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं, एंड हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको न सिर्फ गाइडेंस मिलेगी, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, साथ ही में वीकली टेस्ट, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, ये सब कुछ भी उसका पार्ट रहेगा। आपकी पूरी प्रोग्रेस को वीकली लेवल पर बेसिस पर ट्रैक किया जाएगा। साथ ही में टाइम एंड अगेन आपके रिविजन्स को हम इंश्योर करेंगे, और उसी के साथ में आपको जितने भी वैल्यू एडिशन मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है वो सब चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप अगर प्रिपरेशन में कहीं पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें रीच आउट कर सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि इस पूरे वीडियो के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एंड आप कमिंग डेज में अपनी प्रिपरेशन को, इस PYQ एनालिसिस को इफेक्टिवली यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से कर पाएंगे, एंड 2026-27 जब भी आप अपना अटैम्प्ट देने वाले हैं वो आपका एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट आपके लिए बन पाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो, ताकि इस तरीके के और स्ट्रैटेजिक वीडियोज़ आपको मिल सके और आपकी प्रिपरेशन एक सक्सेसफुल प्रिपरेशन बन सके।